आसिम, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैस कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ का। थाउसन यूनिवर्सिटी मैरीलैंड में लोकेटेड है। और मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे के सारे एरियाज़ मैं कवर करता हूँ। सोशल मीडिया भी कवर करता हूँ। इंटरनेट की जो ओवरऑल वर्ल्ड आउटरीच है, इसको स्टडी करता हूँ। और सोसाइटी के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, जिनको हम आईसीटी कहते हैं, उनके सोसाइटी पे इम्पैक्ट को रिसर्च करता हूँ, स्टडी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, अभी दुनिया में आपने देखा कि इंटरनेट में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई और पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल हो रहा था, वो चीज़ें शट डाउन हो गईं, हज़ारों फ़्लाइटें कैंसल हुईं, लोगों के कंप्यूटर्स जो हैं कंपनीज़ के वो शट डाउन हुए। खबरें बनी पूरी दुनिया में, हमने भी देखा, आपने भी देखा। तो हमने ढूँढा एक ऐसे शख्स को कि वो आपको सही बताएगा आप ही की ज़बान में कि हुआ क्या था और आने वाले दिनों में इसको किस तरीके से देखा जाएगा, कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी बनाया जाए। तो हमारे साथ डॉक्टर रऊफ़ आरिफ़ साहब हैं, हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं और स्पेशलिस्ट हैं। मेरा ख़्याल है कि इनसे अच्छा बंदा हमें नहीं मिल सकता। आरिफ़ साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए। Asim, thank you very much. It's always a pleasure to be with you on this program. आपका मेरे लिए हमेशा बाइस फ़ख्र है कि आप इतने अच्छे टॉपिक्स को हैंडल करते हैं, और मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है कि हम अपनी आवाम को और लोगों को एजुकेट कर सकें कोई भी ऐसी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं सोसाइटी में अराउंड अस। अब ये बताएँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट में क्या हुआ था? आपने देखा मुख्तलिफ लोगों ने, जो कुछ लोगों ने कहा कि ये थ्रेट्स नहीं है, कोई अटैक नहीं है, तो ये तो चलें अच्छी बात है कि कोई अटैक नहीं है, लेकिन अगर ये अटैक नहीं है और एक मिस्टेक है, तो ये मिस्टेक दोबारा भी हो सकती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल। आसिम, अगर हम थोड़ा-सा, मैं आपकी इजाज़त से अपने नाज़रीन को इस कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ, ताकि वो समझ सकें कि ये क्या इंसिडेंट था। जी, पहली बात तो बिल्कुल ये सच है कि ये कोई हैकर्स का अटैक नहीं था, कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं थी, किसी भी हैकर ने कोशिश नहीं की सिस्टम को ब्रेक डाउन करने की। ये कंपनी बनी आसिम 2011 में। ये टेक्सास बेस्ड कंपनी है, ऑस्टिन टेक्सास में लोकेटेड है। और इसके तकरीबन 7,900 या क्लोज टू 8,000 एम्प्लॉइज़ हैं टोटल इस कंपनी के। आहिस्ता-आहिस्ता ये कंपनी ग्रो हुई, और इस वक़्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं, आप देखें लेस देन 15 इयर्स में इस कंपनी की $83 बिलियन की वर्थ है, सिर्फ़ एक प्रॉमिस के साथ। वाह! और वो प्रॉमिस है कि अगर आप हमारा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करेंगे, सारी कंपनियों, बड़ी लाइक ग्लोबल कॉर्पोरेशंस को, तो आप सारी साइबर थ्रेट से, सिक्योरिटी थ्रेट से महफूज़ रहेंगे, और आपका सिस्टम अनइंटरप्टेड चलता रहेगा। अब जो भी हुआ, ये उनके उस प्रॉमिस के अगेंस्ट हुआ, राइट? और इन्होंने माज़ी में, इन्होंने जैसे 2015 में जब ये डीएनसी, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का रशियन हैकिंग की बात हुई, इन्होंने उसमें यूएस गवर्नमेंट के साथ बड़ा क्लोज़ली काम किया, उसको आइडेंटिफ़ाई किया। या जैसे चाइनीज़ थ्रेट थी कि जी हमारी कॉर्पोरेशन के डिज़ाइन वो चोरी कर रहे हैं और अपने वो लॉन्च कर रहे हैं, उसमें इस कंपनी ने बड़ा रोल प्ले किया। और इसी तरह सोनी पिक्चर्स का 2014 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब उनके ऊपर साइबर अटैक हुआ, तो इस कंपनी ने बेसिकली लोकेट किया। तो इसके प्रोफाइल में बड़ी हाई अच्छी चीज़ें रही। एक तरफ तो इस कंपनी ने बड़ा अपना अच्छा नाम बिल्ड किया, जिसकी वजह से आसिम, मैं बैकग्राउंड चलता जाऊँगा, फिर हम देन विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप फील फ्री के आप जो भी मुझे इंटरप्ट करें कभी भी, तो हम सवाल-जवाब कर सकते हैं। तो इस कंपनी ने बेसिकली ये सारे के सारे हाई प्रोफाइल केसेस को रिज़ॉल्व किया, जिसकी वजह से फॉर्च्यून 1000 कंपनियाँ, जो बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, उनमें से 500 इसके एम्प्लॉयी हैं। अब देखिए, दुनिया में टोटल 1000 फॉर्च्यून 1000 है, जिसमें से 500 सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके एम्प्लॉयी बन गए। अच्छा, अब कस्टमर्स कहना चाहिए, सॉरी, नॉट नॉट एम्प्लॉइज़, उनके कस्टमर्स बन गए। अच्छा, अब ये हुआ जिसमें जहाज़ों वाली कंपनियाँ भी हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, जिसके अंदर आप कह लें एटीएम मशीन वाले भी लोग हैं, जिसके अंदर आप यू नेम इट, मतलब इवन आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, आप वहाँ पे दूध खरीदने जाते हैं, तो जो आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, वो भी इसके कस्टमर्स हैं। तो इस कंपनी ने बेसिकली बहुत बड़े नेटवर्क्स
इस्टेब्लिश किए जिनके अंदर माइक्रोसॉफ्ट इसका सबसे बड़ा आप कह लें क्लाइंट है, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के हवाले से। अच्छा, अब हुआ क्या? इन्होंने एक अपडेट की, जैसे वो रूटीन अपडेट्स आती हैं, हमारे कंप्यूटर्स पे भी आती हैं, हमारे आईफ़ोन पे भी आती हैं मुख्तलिफ। इन्होंने एक रूटीन अपडेट की और वो रूटीन अपडेट जो थी, उसमें कोई ग्लिच आया, उस अपडेट के अंदर कोई फ्लॉ आया और वो अपडेट फ़ोकस्ड थी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए, ना वो फ़ोकस थी एप्पल के लिए, ना लिनक्स के लिए, ना कुछ। तो जो-जो कंपनियाँ इस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रही थीं, उसमें ग्लिच आई और उस इसका हम टर्म यूज़ करते हैं कि ब्लू डेड स्क्रीन। ब्लू डेड स्क्रीन वो जो अक्सर वो रीबूट कंप्यूटर करना शुरू कर देता है और उसको हम कहते हैं कि ये स्क्रीन ब्लू डेड हो गई। अच्छा, अब वो जैसे ही रीबूट होना शुरू हुए कंप्यूटर, तो वो दोबारा वापस गेट बैक अप नहीं हुए। अब देखें, मिडल ऑफ द बिज़नेस में, मिडल ऑफ द डे में लोग फ्लाइट्स ले रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने आज सुबह ही एक मैप देखा, वो बड़ा कमाल था कि इस अपडेट से पहले अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का जो आसमान है, वो जहाज़ों से वो हुआ हुआ है, भरा पड़ा है। जैसे ही ये ग्लिच आया, वो आसमान खाली होना शुरू हो गया और चंद एक जहाज़ हवा में उड़ते हुए नज़र आ रहे। मतलब आप सोचें, एक छोटी-सी चीज़ हमारी ज़िंदगी को लिटरली ज़मीन पे ले आती है। तो अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अब ये ग्लिच वो फिक्स उन्होंने कर दी, लेकिन इट विल स्टिल टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेट बैक अप, क्योंकि हर एक मशीन को मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट ऑफ द मशीन्स को मैनुअली अपडेट रीबूट करना पड़ेगा, जिसमें अभी कुछ दिन लगेंगे इसको पूरी तरह वापस आते। इकोनॉमिक नुकसान बहुत बहुत ज़्यादा हुआ। इवन इस कंपनी का शेयर जो $380 के करीब था, वो गिर के $304 के करीब रह गया। 1 दिन के अंदर। तो ये थोड़ा-सा हमें अंडरस्टैंड इससे होगा कि देखिए हम कितने टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए हैं यहाँ से। तो ये तो बेसिकली ये मैंने फाउंडेशन ले की। आप फ़ील फ्री, आपके ज़हन में कोई नेक्स्ट सवाल है तो हम इस पे आगे चलते जाएँ। जी, मुझे ये बताएँ कि ये जो कंपनीज़ का लॉस हुआ है, तो ये कंपनी के ऊपर लाज़िम बात है अब जो है वो सू होंगे कि जी हमारा इतने मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, हमारा इतने मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। तो आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स और डाउन होंगे, क्योंकि लाज़मी बात है कि आपने जैसा अभी बताया कि चलते हुए एयरपोर्ट जो है उधर सन्नाटा हो गया। तो मैंने एक लास्ट ईयर देखा था, लंदन में मैं था, तो सारी फ्लाइटें शट डाउन हो गई थी, तो पता चला कि जो एयरपोर्ट के जो आईटी से रिलेटेड लोग थे ना, उन्होंने स्ट्राइक की हुई थी, तो उन्होंने कंप्यूटर ही शट डाउन कर दिए थे। तो सारी फ्लाइटें जो हैं उस दिन की कैंसल हो गई थी। तो ये तो पूरा एक सिलसिला चला, तो क्या कहेंगे इस पे? ये बड़ा अच्छा सवाल है आसिम आपका। इसके साथ ये 2 एस्पेक्ट्स इसके में, एक तो लीगल एस्पेक्ट जिसका आपने बात किया, इसमें आपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट की भी बात की, जैसे इसके शेयर नीचे जाएँगे, ठीक है? तीसरा ये है कि ये फ्यूचर में क्या होगा, राइट? तो ये 3 चीज़ें हैं, इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। पहला तो ये है कि जितना बड़ा कंपनियों का जो इसके क्लाइंट्स हैं नुकसान हुआ है, उनका ट्रस्ट का लेवल इस क्राउड स्ट्राइक के ऊपर अब वो नहीं रहेगा, जो था। बिल्कुल। व्हिच मीन्स कि क्राउड स्ट्राइक अगर शेयर आज 304 पे है, तो हो सकता है मंडे को ये और भी नीचे गिर जाए, ठीक? तो एक कंपनी जिसकी वैल्यू $83 बिलियन थी, वी विल सी कि सिर्फ एक एक प्रॉब्लम, एक ग्लिच उसको कितना नीचे ले आती है। अच्छा, ये तो होगा। लॉ-सूट्स क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है। आपको पता है हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं, जो मशहूर है लॉ-सूट्स में, राइट? बिल्कुल। छोटी-छोटी चीज़ों में भी मैकडॉनल्ड की कॉफ़ी किसी पे गिर जाए, लॉ-सूट, किसी का कुछ, किसी का कुछ, राइट? तो ये तो मुझे लगता है कि लॉ-सूट्स वाली लीगल बैटल्स चलेंगी और ये भी हो सकता है कि वो इनसे डिमांड करें कि जो आपकी वजह से, आपकी प्रॉब्लम की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, हमारा वो नुकसान आप कवर करें। तो ये चांसेस बिल्कुल हैं। अच्छा, तीसरा जो एस्पेक्ट है, वो ये है आसिम, जो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से हमारे नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हुई हैं 21वीं सदी में। उन 2 चीज़ों में एक है आईटी, जिसका बड़ा नाम हम हर हर कोई यूज़ करता है। आईटी का मतलब है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एवरी अदर पर्सन, आप किसी से बात करें, अगर वो उसने फॉर्मल एजुकेशन, हायर एजुकेशन ली या नहीं ली, आईटी का नाम लें उनको पता है, जैसे इंटरनेट का नाम लें उनको पता है, ठीक है? अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम को अक्रॉस द बोर्ड कैरी करती है। इससे एसोसिएटेड एक और बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमारे नाज़रीन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और हमें अपने बच्चों को
और अपनी यंगर जनरेशन को समझाने की ज़रूरत है, द डिफरेंस बिटवीन टू, वो है आईएस। आईएस है, जैसे आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईएस है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। हमने देखे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ तो बना ली, बिल्कुल। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनियां बहुत थोड़ी। उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जो, जैसे आप और मैं इस वक्त हम वर्चुअल स्टूडियो से एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, बिल्कुल, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसकी बेस पे आप और मैं कनेक्टेड है राइट। डिफरेंट प्लेसेस पे बैठे हुए। अब ये कितना सिक्योर है, ये नेक्स्ट अगर कोई लेवल है। तीसरा हाँ जी। बैठे हमें देख रहा है और हमें नहीं पता, वो आपका सिक्योरिटी में आ जाता है। राइट। अब वो कंपनियां चंद चंद एक हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, और उन कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी है क्राउड स्ट्राइक। अब जब क्राउड स्ट्राइक सबसे बड़ी थी कि हम आईएस प्रोवाइड करते हैं सारी आईटीज को, तो बेसिकली हुआ क्या, मोनोपोलाइजेशन हो गई, ठीक है। अब हम साइबर सिक्योरिटी के, हम अपनी रिसर्च में, अपने एकेडेमिया में इस इशू को कहते हैं मोनोकल्चर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक। अब वो मोनोकल्चर ये है कि बस मोनोपोली हो गई, एक ही या दो या तीन बड़ी कंपनियां वो पूरी दुनिया को वादा करती हैं कि जी हम ही प्रोवाइड करेंगे सारा कुछ। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ जो आपने शुरू में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की बात की, ठीक है, क्योंकि कंपनियां कम थी, कंपटीशन कम था, इन कंपनियों ने बड़े-बड़े क्लाइंट्स ले लिए, कंपनियां अमीर होने शुरू, अच्छा काम भी किया, ये नहीं है कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन देखें, कुछ भी हो सकता है, राइट? अभी अभी चले हैं, हैकर का अटैक नहीं हुआ, फ्यूचर में हैकर का अटैक भी हो सकता है। एक बात तो हमने लर्न कर ली, चाहे ह्यूमन एरर हो, चाहे कोई ग्लिच हो या हैकर का अटैक हो, अगर हम सिर्फ मोनोकल्चर यानी एक मोनोपोली पे ही बिलीव करेंगे तो हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे पास प्लान बी और प्लान सी नहीं था इस केस में। ठीक। आप आसिम एक चीज़ हैरान होंगे सुन के, एयर इंडिया को कोई मसला नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि एयर इंडिया ऑलरेडी वो ट्रेडिशनल सिस्टम को यूज़ कर रहे थे। वो जो हाथ के साथ वो सारा मैनुअली डेटाबेस एंटर कर, वो कहा अच्छा कोई मसला हुआ है हमें पता ही नहीं, राइट? तो बेसिकली हमें इससे लर्न करना पड़ेगा कि हमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, एक तो प्लान ए में कि एक से ज़्यादा आईएस कंपनियाँ हों, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनियाँ हों। ठीक है, सारे क्लाइंट एक ही को अपना ना दें नहीं बिज़नेस, है, जिसके साथ अगर खुदा ना खास्ता 4 एयरलाइन्स का सिस्टम डाउन हो गया है, तो 4 चल भी रही हों, चाल से या बिल्कुल। ट्रेनें भी चल रही हों या हॉस्पिटल देखें, कई लोगों की सर्जरियाँ अफ़ेक्ट हो गईं। कई लोग हॉस्पिटल में, कई लोगों की जो फार्मेसीज़ थीं, वो अपनी दवाइयाँ उनको टाइम पे नहीं मिल सकी। बहुत बड़ा अफ़ेक्ट हुआ है, एक छोटे लेवल पे नहीं था। कई बिल्कुल। स्कूल्स बंद हो गए, जो वो जो समर स्कूल होते हैं, वो अपना फंक्शन नहीं प्रॉपर कर सके। तो वो स तो इसीलिए हमें एक तो प्लान ए में हमने एक से ज़्यादा आईएएस कंपनियों को प्रमोट करना है। हम कॉर्पोरेट कल्चर हैं अमेरिका के अंदर, हमने उनको एनकरेज करना है कि देयर शुड बी मोर देन वन कंपनियाँ। सेकंड, प्लान बी में हमें अपने जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है कि टोटल टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट ना हो। उनको सिखाना है कि हैंड रिटन कैसे लॉग्स बनते हैं, किस तरह से मैनुअली आप कंप्यूटर में, सिस्टम में जाके कर सकते हैं चीज़ों को, जिसकी ज़रूरत है। और अब जैसे-जैसे ये आईटी के बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चला है, तो लोग इसके ऊपर बेसिकली वो इतना ज़्यादा हो गए हैं कि लोग अपना असल काम, यार ईमेल तक, आसिम, जब मैं अपने स्टूडेंट्स की देखता हूँ, वो लिखवाने के लिए वो चैट जीपीटी से लिखवा के भेजते हैं। साफ पता लग रहा होता है कि कल तक उस स्टूडेंट का वो शॉर्टर वर्ज़न था, आम-आम सेंटेंस यूज़, अब वो इतनी सोफिस्टिकेटेड ईमेलें आ रही। तो इसका एक नुकसान तो है सोसाइटी को, फ़ायदा भी है, फ़ायदा ये है कि आपको क्विकली लगता है बगैर एफर्ट के काम हो रहे हैं, लेकिन नुकसान ये है कि हम जब इतने डिपेंडेंट हो जाएँगे, तो एक ग्लिच ही बेड़ा गर्क कर देगी। तो प्लान बी में ये है कि हमें अपने इनको मैनुअली एम्प्लॉइज़ को हैंडल करना चाहिए। मैनुअली उसका सिखाना होगा। प्लान सी में ये है कि हम साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन, जैसे हम टेबल मैनर्स अपने बच्चों को और अपनी यंगर जनरेशंस को अपने सिखाते हैं, हम मीडिया लिटरेसी सिखाते हैं। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी लिटरेसी और आईटी लिटरेसी भी सिखानी पड़ेगी। अच्छा, नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया में रऊफ़ आरिफ़ साहब ने पीएचडी किया हुआ है और हमारा पहला प्रोग्राम भी इसी सिलसिले का था और काफ़ी पहले का था कि सोशल मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल करना है, वालिदैन अपने बच्चों को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, स्कूल, कॉलेजेस के बच्चे किस तरीके से सोशल मीडिया पे अपने प्रोग्राम यूज़ करके, और सिर्फ़ उनके ना माँ-बाप, ना टीचर्स,
ऐसे सॉफ्टवेयर बना लेते हैं कि वो अपने आप को चंद लोगों के अंदर महसूर कर लेते हैं और वो वही लोग उनकी बातें सुन सकते हैं। तो ये छोटे स्कूल के बच्चे जब ये कर सकते हैं, तो सोचें बड़ी सतह पर जो है वो क्या कुछ नहीं हो सकता है। हम एज़ ए पाकिस्तानी यस आईटी में बहुत आगे हैं, लेकिन जो बात इन्होंने की कि सिक्योरिटी के हवाले से, तो आईएएस के हवाले से, उस पे जो है वाक़ई हमें ज़ोर देना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि जिस तरीके से वो कहते हैं ना बेलगाम घोड़ा, तो सोशल मीडिया जो है वो बेलगाम घोड़ा हो गया है। वो किस तरफ चल रहा होता है आपको नहीं पता। कब वो आपको खुद डैमेज कर दे हमें नहीं पता। हम हर चीज़ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और एआई के आने के बाद तो कुछ नहीं पता कि ये वीडियो असली है, नकली है। पहले हम फ़ोटोग्राफ्स को कहते थे कि यार ये देखो इसने फ़ोटोशॉप किया हुआ है। अब तो वीडियो जो है आरिफ साहब जो हैं घोड़े पे बैठे जा रहे हैं, आरिफ साहब कहेंगे मैंने तो घोड़े पे ज़िंदगी में नहीं बैठा यार, मैं जा रहा हूँ। तो हमने तो ऐसी-ऐसी वीडियोज़ देखी हैं, सॉफ्टवेयर देखे हैं, ऐप्स ऐसी-ऐसी आ गई हैं। कल ही मैं एक ऐप देख रहा था, तो वो इतने मज़े की थी कि आप किसी को भी तकरीर करवा दें। माज़ी में जो है वो ट्रम्प साहब ने भी एक तकरीर की थी इमरान खान के हवाले से, पता चला एआई ने बनाई थी वो। और वो इतनी एग्ज़ैक्ट थी कि बड़े लोगों को समझाने के बावजूद भी वो यकीन नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे नहीं ये ट्रम्प ने कहा है। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले दिन जो हैं यकीनन अपने बच्चों को बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं कि वो अब पढ़ाना छोड़ दें। अब आप आईटी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड उसका सही और गलत रुख दोनों बताते हुए उनको परवान चढ़ाएँ। जैसे कि अमेरिका के स्कूलों में अब आईटी की क्लासेस होती हैं, बाकायदा बताया जाता है कि आपने फ़ेसबुक बनाना है तो आपने पब्लिक नहीं करना है, आपने सिर्फ़ फ्रेंड्स को रखना है। टीचर्स को बताया जाता है कि टीचर्स स्टूडेंट्स को फ़ॉलो नहीं कर सकते। मुझे बड़ी हैरत होती थी कि यार ये देखो इतनी सख्ती है, मैं क्योंकि खुद स्कूल सिस्टम में हूँ। तो बच्चा अगर आपको फॉलो कर ले दैट्स फाइन, आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते। तो ये जो छोटी-छोटी रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये माशरे को जो है ना वो बैलेंस करती हैं। आरिफ साहब आपने मतलब पीएचडी की है और कंटिन्यूअसली यहाँ पर वो पाकिस्तान वाला हाल नहीं है कि पीएचडी कर ली, डॉक्टर बन गए, छोड़ दी स्टडी। बस वो पुरानी स्टडी पे चले आ रहे हैं। आप तो यहाँ पे बिल्कुल अपडेट रहते हैं क्योंकि बच्चे अपडेट रहते हैं, तो आपको भी अपडेट रहना पड़ता है। एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त सिचुएशन चल रही है सोशल मीडिया पर कि हर कोई जो है आपे से बाहर हुआ है, झूठी-सच्ची खबरों का एक पूरा बहरान है। आप क्या समझते हैं इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? एज़ ए सोशल सोशल मीडिया मीडिया एक्सपर्ट। हाँ जी, एक तो आसिम आपने बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू रेज़ किया जो ख़ास तौर पे आपने डिसइन्फॉर्मेशन और मिसइन्फॉर्मेशन के हवाले से किया। ये बड़ा ख़तरनाक हो गया है। पहले तो सिर्फ़ टेक्स्ट बेस्ड लिखा हुआ मिसइन्फॉर्मेशन होती थी लंबा-अरसा। फिर वही कि तस्वीर असल है या नकल है। अब देखें वीडियोज़, चलती-फिरती वीडियोज़ ऐसे लगती हैं जैसे वो असल हैं, लेकिन वो जब उसको आप देखें तो उसका कंटेंट पता लगता है कि एआई जनरेटेड है। तो ये एक बड़ा हम एज़ अ सोसाइटी बड़े ही मुश्किल मरहले मुश्किल दौर में दाखिल हो रहे हैं। लकीली आसिम आप और मैं यूएस में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, जहाँ पे प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट के इदारे, थिंक टैंक्स वो अपना इकट्ठे हो जाते हैं, मीडिया के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो जब भी कोई नई प्रॉब्लम आती है उसको स्टडी करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आपने कुछ मिसालें दी कि बच्चे चाहे टीचर को फॉलो कर लें, टीचर बच्चों को फॉलो फिर हमारी देखें एज़ अ प्रोफ़ेसर मेरी हर साल एक ट्रेनिंग होती है जिसमें साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग और ये सेक्सुअल हैरेसमेंट ट्रेनिंग ये सारी की सारी होती है। उस ट्रेनिंग को मैंने पास करके तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू करना। हर साल मेरी ट्रेनिंग रिन्यू होती है बिल्कुल। जिसमें नई चीज़ें आती हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स पाकिस्तान में लॉन्च करने पड़ेंगे। टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। उनको अपने राइट्स का भी पता हो और उनकी ट्रेनिंग मैंडेटरी हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर आसिम आप और मैं हम रिसर्च करें, हम सर्वे करें पाकिस्तान की कोई 100 या 150 यूनिवर्सिटीज़ का या स्कूलों का, आप उन्हें पूछें कि किसी को कभी साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग मिली या किसी टीचर को लेनी पड़ी, स्टूडेंट को लेनी पड़ी? नहीं। किसी को मैंडेटरी सेक्सुअल हैरेसमेंट की ट्रेनिंग लेनी पड़ी? नहीं। ठीक? अब ये कल्चर ये वहाँ पे बिल्ड अप होना चाहिए। इसके ऊपर ओपन बातें होनी चाहिए वरना सोसाइटी को नुकसान होगा। आप ऑलरेडी देख लें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और उसमें आप देख लें वो चैलेंज में है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, कोई कोई इलेक्शंस आए, कोई बात हो, कोई डिबेट हो, इतना भरा होता है, लोग शेयर रीशेयर करते हुए सोचते भी नहीं है। वो समझते हैं कि ये कंटेंट असल है। इसीलिए
कि वो बेचारों को उनकी उसकी बेसिक एजुकेशन नहीं मिली। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये मैंडेटरी कोर्सेज़ के तौर पे लॉन्च होने चाहिए पाकिस्तान में। हाँ जी, बिल्कुल बोलिए। आपने सही कहा, लेकिन मसला यही है कि हम जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तो हम वहाँ देखते हैं गालम गलोच, जहाँ पर आपको लॉज बनाने पड़ते हैं, जहाँ पर आपको पूरे मुल्क के बारे में सोचना होता है, वहाँ हम एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं। या जब हम बाहर निकलते हैं तो हम गटर के ढकने लगा रहे होते हैं, जो कि नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के लोग होते हैं, जबकि उनका काम होता है कानून बनाना, उस पे इम्प्लीमेंट कराना। उनका हरगिज़ ये काम नहीं होता। तो मतलब हम सिर्फ रो सकते हैं। आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो हर जगह जहाँ तालीम की कमी है, वहाँ पर एक अजीब सा मतलब एक यूथ जो है ना वो बड़ी परेशान है। आज बांग्लादेश देखें, पूरा ऐसा बांग्लादेश में यूथ जो है ना वो निकल के खड़ा हो गया, और सिर्फ कोटा सिस्टम के उस पर कि जी हुँ, हुँ। आप मेरिट को क्यों नहीं लेकर आते। हम भी ये चीख रहे होते हैं कि अब कोटा सिस्टम आप बिल्कुल स्टॉप कर दें, आप मेरिट ले आएं। कोटा सिस्टम वहां हो जहां पर आप समझते हैं कि जरूरत हो। हम जो है मेरिट का ऐसे खुलेआम कत्लेआम करते हैं, पुलिस में मेरिट का कत्लेआम करते हैं, हम टीचरों को भर्ती करने में मेरिट का जो है ना कत्लेआम करते हैं। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो माशरे को बैलेंस करती हैं। मुझे आप लोग सब बता दें, आप जहाँ रहते हैं अगर वहाँ पुलिस नहीं हो तो क्या होगा? या अगर अच्छे टीचर नहीं है तो क्या होगा? ये जंगल हो जाएगा। अमेरिका राइट, जिसे आप एग्ज़ैक्टली। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, सिर्फ आप पुलिस हटाने से ये जंगल हो जाएगा। या अगर आप टीचर्स हटा दें, एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स मोस्ट क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि वो आपके 5 साल जो हैं बच्चों की पूरी तरबियत कर देते हैं उसकी हुँ, पूरी ज़िंदगी की। हमारे यहाँ जो कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाता है। तो मैं चाहूँगा हमारे साथ आखिर में जो आप कुछ कहना चाहें हमारे नाज़रीन को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, आईटी के हवाले से, और किसी जो भी आप समझते हैं? जी। हाँ जी। एक तो आपने बड़ी वो रिसेंट जो बांग्लादेश वाली सिनेरियो बड़े देखें परेशान-कुन है। 32 2 दिन पहले 32 स्टूडेंट्स बेचारे वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। बड़ा बड़ा अफ़सोसनाक है। प्रोटेस्ट अभी भी जारी हैं। इससे पता लगता है कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के हुक्मरान अपने वादों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, डिलीवर नहीं कर रहे। अब आप उस डायलेमे को देखें, जैसे आपने कहा कि कोई पार्लियामेंट का बंदा उठ के उसका काम नहीं है गटर का ढक्कन लगाना। प्रॉब्लम ये है, आप उसका अपना प्रोफ़ाइल चेक करें। उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो साइबर सिक्योरिटी की बात कर सके? उनकी आप फॉर्मल एजुकेशन चेक करें। हमारा डायलेमा ये है कि जो हमारे लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ही इन जनरल बहुत नाअहल हैं। चाहे किसी भी पार्टी का आप देख लें, मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। वो इतने नाअहल हैं, उनकी वो एजुकेशन ही नहीं होती। एजुकेशन मिनिस्ट्री किसको मिलती है? जो सबसे निकम्मा नाअहल हो, जिसका हाथ ज़्यादा नहीं पढ़ रहा होता, उसको कहते हैं तू एजुकेशन मिनिस्टर बन जा। उसके बाद जो और सब आईटी की मिनिस्ट्री डॉक्टर को मिल जाती है, मिल एमबीबीएस जाती है, डॉक्टर को। राइट? तो आप फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिर इसी तरह हेल्थ केयर की मिनिस्ट्री उसको मिलेगी जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ। तो वो फिर जो आगे उन्होंने डिलीवर करना वो नहीं करेंगे। अब ये और अवेयरनेस। एक हाँ चीज़ जी। जो सबसे वो है, स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री एक ऐसी खातून को मिल जाती है जिन्होंने कभी गुल्ली डंडा भी नहीं खेला। उनको मतलब वो मतलब अलिफ बे नहीं जानती, और उन्होंने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की, फ़हमीदा मिर्ज़ा की बात कर रहा हूँ, इमरान खान के ज़माने में, जो कि वो समझते थे कि इमरान खान इनकलाब लेकर आएँगे, मदीने की रियासत बनाएँगे। उन्होंने स्पोर्ट्स का मिनिस्टर एक ऐसी औरत को बना दिया जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्शियल और इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क था, और उसने पाकिस्तान की हॉकी की टीम पे 1.7 मिलियन यूरो का फाइन लगाया, पहली दफ़ा इन हिस्ट्री। तो अच्छा। अब यही आपकी बात सही है? जी, कंटिन्यू करें, सॉरी मैंने राइट। आपको हाँ रोक जी। तो नहीं, आपकी बात आप सही कह रहे हैं, तो ये हमारा डायलेमा है। तो अगर तो हमारे लॉ मेकर्स ही खुद एजुकेटेड इन चीज़ों पे नहीं हैं, उनकी लिटरेसी इस चीज़ों पे नहीं है, उन्हें तो शायद ये अंदाज़ा ही ना हो कि आप ज़्यादातर को पूछे ना, शायद पता ही ना हो कि ये क्राउड स्ट्राइक का भी कुछ हुआ है कल। तो वो उनको तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो पहला तो ये एक चैलेंज है। अब हम देखें, मैं मीडिया पर्सन्स या एजुकेटर्स, हम उनको तो जाके नहीं पकड़ सकते डायरेक्टली, लेकिन हम अपनी अवाम को एजुकेट कर सकते हैं कि जब वो उन पे प्रेशर डालें, जैसे बांग्लादेश की अवाम अपनी हुकूमत पे प्रेशर डाल रही है, टू डू राइट थिंग्स।
तो हम अपनी आवाम को एजुकेट करेंगे तो एक ये इन असल में जो लोग रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इनकलाब की बात करते हैं, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। कभी भी ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का जो रेवोल्यूशन कह लें या इनकलाब कह लें, वो यही है कि आप एजुकेट करेंगे अपने अवाम को, वो खड़े होंगे अपने राइट्स के लिए, वो बेहतर लोगों को आगे वोट देंगे, वो ही एक फ़ोर्स बनेंगे। और लकीली हमारे पाकिस्तान में जो यूथ है, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो जिसका मतलब है कि होप भी है और अगर वो यूथ डिसओरिएंट हो गई तो नुकसान भी ज़्यादा करेगी मुल्क का। तो इसलिए उस यूथ को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है। आईटी और आईएएस इन दोनों को अलहदा तौर पे देखना ज़रूरी है। लोग जो आईटी समझते हैं कि यही आईएएस है, आईटी वन्स अगेन मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से कहूँगा कि वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईएएस इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है। तो इन दोनों चीज़ों को साथ लेके अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इंटरनेट एक इतनी बड़ी ताकत है जो ना सिर्फ़ पॉलिटिकल ताकत है बल्कि ये इकोनॉमिक ताकत है। ये सारी जो इकोनॉमीज़ बन रही हैं और डूब रही हैं, ये इंटरनेट के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एस्टेब्लिश हो रही हैं। तो हमें इस बेसिकली अपने इंटरनेट के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा, पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग करना है। जी, आपने प्लीज़। बड़े मज़े की बात की, मुझे एक चीज़ याद आ गई कि हमारे यहाँ एक सिंध के एक लीडर हैं, वो कल फरमा रहे थे कि हम जो हैं 1 मिलियन लोगों को, मैं उन्हीं की नकल उतार के बता रहा हूँ आपको, 1 मिलियन लोगों को आईटी प्रोफ़ेशनल बनाएँगे और वो अगर $100 ने भी उन्होंने कमाया, तो $12 बिलियन हम हर साल इस हुकूमत में देंगे। अब उस बंदे से सिर्फ 100 तक गिनती सुन लो ना, आप यकीन करो पूरी 100 तक गिनती नहीं सुना सकता। वो हुँ, हुँ। मिलियंस की बात कर रहा है, लोगों को उल्लू बना रहा है। आप पहले 5,000 का तो आईटी स्कूल खोल लो, 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, वो डायरेक्ट 1 मिलियन पे गया। ख़ौफ क्या दिखाया? $12 बिलियन हर साल हुकूमत में आएँगे, लोग ही हुकूमत में आ गए। वो जैसे वो इमरान खान के ज़माने में कहते थे ना कि 2 अरब बिलियन डॉलर लाएँगे और मुँह पे मारेंगे और आईएमएफ को और हम आज़ाद हो जाएँगे। ये पाकिस्तान के अंदर जो चूरन बेचने वाले हैं, ये इतने ज़्यादा हो गए हैं, अवाम को एकदम ऐसा ख़ौफ दिखाते हैं और अवाम भी। अब आप मुझे बताएँ कि 1 मिलियन लोगों को आईटी प्रोफ़ेशनल बनाने के लिए आपको टीचर्स चाहिए, आपको जगह चाहिए, बिजली हुँ, आपके हुँ। पास है नहीं, कंप्यूटर आपके पास है नहीं। उन्होंने $12 बिलियन जो है वो अगले साल अब पाकिस्तान के उसमें डाल हाँ, भी दिए और लोगों ने राइट, एक्सेप्ट भी कर लिया उसको और तालियाँ भी बजा दी। मतलब मज़ाक बना दिया है। तो नाज़रीन, सही। आरिफ रऊफ़ साहब जो हैं हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम करते रहते हैं, आईटी प्रोफ़ेशनल हैं और सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि यंग जनरेशन को जो है हम बताएँ कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों को ये आरिफ साहब जैसे लोगों से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि अगर हम कुछ करना चाहें, तो हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं। नो आरिफ साहब, ऐसे ऐसे सैकड़ों लोग दुनिया में अपनी जगह पर परफेक्ट हैं और वो अपने जी। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज और स्कूलों में जो है वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप वही काम जो कोटा सिस्टम पे आके आप 54 परसेंटेज लेके और डॉक्टर, इंजीनियर और आईटी प्रोफ़ेशनल बन जाते हैं, तो फिर उनसे अगर आप मशवरा लेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। हमारा अगला प्रोग्राम जो होगा सोशल मीडिया के हवाले से हम ज़रूर आरिफ साहब के साथ करेंगे नेक्स्ट मंथ और उसमें इंशाल्लाह। हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोगों को बताएँ कि आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है। आज की दुनिया चेंज हो गई है, आज आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास पूरी दुनिया है। मैं सही कह रहा हूँ आरिफ साहब? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप नेक्स्ट टाइम जो है, वो इस तरह एजुकेट कीजिएगा कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप जो सीखना चाहते हैं, आप किस तरीके से सीख सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। हुँ, हुँ। बिल्कुल नाज़रीन ठीक है। नाज़रीन, आरिफ साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और ये जो पूरी दुनिया जो है थोड़ा-सा रुक गई थी, एक झलकी थी कि अगर आप इस तरीके से आँखें बंद करके किसी चीज़ पे यकीन कर लेते हैं, तो ये यकीन आपका ख़त्म भी हो सकता है। तो ये झलकी थी और मेरा ख़्याल है इससे भी लोग सीखेंगे। कोविड के बाद जो है वर्क फ्रॉम होम ने दुनिया को चेंज कर दिया और आज जो है वो एक अच्छा टीचर जो है वो 10 लाख लोगों को अकेले पढ़ा रहा है।
तो ये एक है आईटी बूम, इसे पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया गया है। इसी तरह की खबरें, इसी तरह की दिलचस्प बातें जो हैं देखते रहिए वाशिंगटन नाइट शो और कैपिटल टीवी वाशिंगटन में। आसिम सिद्दीकी और सबको इजाज़त दीजिए। Washington Night Show with Asim Siddiqui.